हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछली क्लास में एक लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे मैं ले चुका हूं, अब उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो चार्ज है, अब इस चार्ज के रीजन में यहाँ दो पॉइंट हैं, ए और बी। तो इस चार्ज के कारण ए पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी होगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी होगा। तो वी का मतलब क्या है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल है ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के कारण इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल। अब मुझे क्या करना है, एक चार्ज है क्यू नॉट, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को ए से लेकर बी तक ले जाना है। तो पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने का वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स का इसके बराबर होगा। अब देखो, जब चार्ज यहां रखूंगा तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगेगा। इस चार्ज का जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क है इस चार्ज को ए से बी तक ले जाने में। अब ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है, ए से बी तक चार्ज को ले जाने का वर्क डन का फॉर्मूला ये है। इसी तरह से अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क निकालना है तो ए से बी तक ले जाने का निकालना है, तो जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है उसका इनिशियल पोटेंशियल यहाँ आएगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल बाद में आएगा। जबकि अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना है ए से बी तक ले जाने का, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल होगा। और इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन ये भी है, ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क इस फॉर्मूले से तभी निकाल सकते हैं जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर हो। इसके लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, ये इसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो, जब मैं ए से बी तक इसको ले जा रहा हूं, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो इसका इधर एक्सीलरेशन होगा। ए से बी तक जाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये बिना एक्सीलरेशन से ए और बी की तरफ जाए, तो बिना एक्सीलरेशन का मतलब है मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट में एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। अब एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब यहां से यहां तक जाने में काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क प्लस है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा। तो उस नेगेटिव वर्क के लिए बीबी माइनस बी ए आया है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है। अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो नहीं हो तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क इस फॉर्मूले से निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए से बी तक ये चार्ज जा रहा है तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। दोनों के वर्क का सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये इसका कंसेप्ट। अब इनमें दूसरी चीज ये है, सारी वैल्यूज विद साइन रखनी है हमें, ये जैसे मैंने पहले बताया था। एक और चीज, यहां ए से बी तक जाने के अलग अलग रास्ते हैं, ये रास्ता, इन सारे रास्तों में वर्क बराबर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल का पोटेंशियल क्या है, फाइनल का पोटेंशियल क्या है, इस सी पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता जिसके थ्रू यहां से ए से बी तक ले जा रहे हैं हम। ठीक है,
देखिए जैसे ये रिंग है, रिंग के सेंटर पे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, और P पॉइंट का मतलब है इस P पॉइंट की इस रिंग के सेंटर से डिस्टेंस x है। अब देखो इसकी अगर हम रिंग की पेरीमीटर पे कोई पॉइंट कंसीडर करें और इस पॉइंट की P पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं तो वो डिस्टेंस कितनी आएगी, स्मॉल r आएगी ना, और स्मॉल r यहाँ इस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल r की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब देखो यहाँ अगर मैं एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करूं तो उससे डिस्टेंस इस P पॉइंट की r है। इसी तरह से अगर इस पेरीमीटर के किसी भी पॉइंट को मैं इस P पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, इस रिंग के हर पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा तो कैसा फिगर बन जाएगा, ये कॉन बन जाएगा, और कॉन की लेटरल साइड हर जगह से बराबर होती है, तो जो यहाँ इस पॉइंट की P पॉइंट से डिस्टेंस है वही इस पॉइंट की P पॉइंट से डिस्टेंस है, हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, तो हर पॉइंट की डिस्टेंस अगर स्मॉल r सेम है तो सीधा हम पोटेंशियल kq अपॉन स्मॉल r लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल का हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये रिंग के कारण उसके किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है। अच्छा एक और चीज, ये पोटेंशियल जो फॉर्मूला है रिंग के सेंटर और एक्सेस पर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर इस रिंग की पेरीमीटर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा ना तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, जैसा सारा चार्ज Q अगर यही लोकेटेड हो हाफ पोर्शन में तो भी तो इस हाफ पोर्शन की यहाँ से डिस्टेंस वही है, तो पोटेंशियल सेम ही होगा। तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सभी के लिए फॉर्मूले वैलिड है। तो ये सारे फॉर्मूले जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, सबके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे। जबकि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले रिंग के लिए डिस्कस किए थे वो केवल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थे, और उसका सिंपल सा रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है और यह स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये हाफ रिंग है, इसके आधे ही पेरीमीटर में चार्ज और चार्ज Q है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो KQ अपॉन R के बराबर होगा। हमें तो इस रिंग पर टोटल चार्ज से मतलब है कि टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, ये पोटेंशियल का आंसर होगा, चाहे 1/4 रिंग में हो अब देखो पिछली क्लास में हमने पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल डिस्कस किया था KQ अपॉन R, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर ये पोटेंशियल है, यहाँ चार्ज की वैल्यू प्लस रखोगे तो पोटेंशियल प्लस आएगा, चार्ज की वैल्यू माइनस रखोगे तो माइनस आएगा। अब अगर स्मॉल r की वैल्यू में लगभग 0 रखूं तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, और अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो पोटेंशियल 0 होगा। तो पोटेंशियल जो है स्मॉल r पे डिपेंडेंट है, पोटेंशियल में कह सकता हूं स्मॉल r के रेसिप्रोकल है, जैसे जैसे r बढ़ाऊंगा पोटेंशियल घटेगा। अब b और r में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, हाइपरबोला आ जाएगा। तो ये b और r में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसा हाइपरबोला होगा, इस तरह का ग्राफ होगा b और r में। जैसे ये P और R, अब इसमें कंप्लीट ग्राफ बनाया है, यहाँ सेंटर पर ओरिजिन पे प्लस Q चार्ज रखा है, तो इधर इस चार्ज के कारण यहाँ हर जगह पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और यहाँ भी हर जगह पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज के बिल्कुल नजदीक में यहाँ पॉइंट कंसीडर करूंगा, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है तो यहाँ पोटेंशियल प्लस इन्फिनिटी, इसके इधर जाऊंगा तो भी प्लस इन्फिनिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं होता। अब इस चार्ज के बिल्कुल नजदीक में इंफिनिटी है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा पोटेंशियल घटेगा,
तो यहाँ ये y एक्सिस पर पोटेंशियल है, तो अब इसका अगर ग्राफ बनाए हम कंप्लीट ग्राफ, तो कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा। इसका कंप्लीट ग्राफ अगर इसका बनाते हैं तो हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, इधर तो इस तरह का और इधर इस तरह का। तो इस पॉइंट के इधर जाएंगे तो भी पोटेंशियल पॉजिटिव, इसके इधर जाएंगे तो भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ये कंप्लीट ग्राफ होगा इसका। अब अगर ओरिजिन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हो तो ग्राफ नेगेटिव ना होगा। हर पॉइंट पर, दुनिया के हर पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो सारा ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ होगा, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट नीचे ही नेगेटिव होता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ। अब देखो ये दो चार्ज हैं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके कारण ग्राफ हमें बताना है, इसको ओरिजिन पे मान लेते हैं और ये y एक्सिस पर पोटेंशियल है। अब इनका ग्राफ बताना है। दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो कहीं भी पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, हर जगह पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, मतलब पूरा ग्राफ इस r एक्सिस के ऊपर ऊपर ही होगा। तो अब ऊपर ही ऊपर होगा तो यहाँ पोटेंशियल इंफिनिटी आएगा ना, यहाँ भी पोटेंशियल इंफिनिटी। अब ये बताओ मिडल पॉइंट जो है इसका, वहां पोटेंशियल जीरो होगा या नहीं? नहीं होगा ना, इसके कारण भी कुछ पोटेंशियल, इसके कारण भी। पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं प्लस के कारण उधर, उस प्लस के कारण इधर, तो टोटल जीरो हो गया। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी अगर ये प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी प्लस, तो प्लस और तो पॉजिटिव आएगा या मिडिल पॉइंट पर पोटेंशियल। तो अब इसका ग्राफ इधर की तरफ तो ऐसा हाइपरबोला, इधर की तरफ भी ऐसा हाइपरबोला, और मिडिल पॉइंट पर पॉजिटिव है तो इससे ग्राफ स्टार्ट होगा। यहाँ कितना है पोटेंशियल, इसके बिल्कुल नजदीक में देखेंगे तो इंफिनिटी, इसके भी नजदीक में देखेंगे तो इंफिनिटी। तो कुछ ग्राफ इस तरह का आएगा, पोटेंशियल और आर में ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब ये बताओ यहां जो चार्ज रखा है, इस चार्ज से अगर दूसरे चार्ज की तरफ चलते हैं, ए से बी की तरफ मूव करते हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, घटेगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कैसा है यह हमें बताना है। तो ए से बी जाने पर, ए पर तो पोटेंशियल इनफाइनाइट था, ए से बी की तरफ जाने पर ये पोटेंशियल इस हाइट को बता रहा है, तो ए से बी की तरफ जाने पर ये हाइट क्या हुई, कम, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते मिडिल पॉइंट पर मिनिमम हुआ, उससे और आगे जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तो आंसर क्या होगा, इफ वी मूव फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट पोटेंशियल डिक्रीजेस देन increases, first potential decreases then increases। अब इसका ग्राफ बताना है, पोटेंशियल और आर में एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं, प्लस चार्ज के नजदीक में तो पोटेंशियल प्लस इंफिनिटी होगा, यहाँ भी प्लस इंफिनिटी, यहाँ भी प्लस, और माइनस के बिल्कुल नजदीक में माइनस इंफिनिटी होगा, ये माइनस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी इधर तो यहाँ कहीं होगा, और इधर वाला माइनस, और ये प्लस इंफिनिटी है तो यहाँ और यहाँ होगा, ठीक है। अब मिडिल पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। मिडिल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा तो ये ग्राफ इस पॉइंट से भी पास होगा। अब इन सारे पॉइंट से पास होने वाला ग्राफ अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा इधर, और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है ग्राफ, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट ग्राफ हो गया पोटेंशियल और डिस्टेंस के साथ वेरिएशन।
नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। अब देखो होलोस्फीयर के कारण जो होलोस्फीयर के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म हो तो अंदर सब जगह पोटेंशियल इसके बराबर होगा। देखो ये एक होलोस्फीयर, इसकी रेडियस आर। अब यहाँ अगर पोटेंशियल निकालूंगा अंदर और इस पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इसके बराबर आएगा। और इस फॉर्मूले में कहीं स्मॉल आर नहीं आ रहा, स्मॉल आर कितना भी कम हो, कैपिटल आर से कम होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। और इसका मतलब क्या है, अंदर की तरफ हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। होलोस्फीयर के अंदर हर जगह पर पोटेंशियल क्या होता है, एक जैसा होता है। अंदर सेंटर पे जितना होगा उतना ही सरफेस पर होगा, तो सेंटर और सरफेस पर अंदर पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब अगर इस होलोस्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से तो ये आ ही जाएगा, लेकिन ये सेंटर पर तो हमेशा ही यही होगा, चाहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर सब जगह पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा। और ये जो आउटसाइड वाला पॉइंट है इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है ना, इसका मतलब जो पॉइंट है जहां पोटेंशियल निकाल रहा हूं इस होलोस्फीयर के कारण, इस होलोस्फीयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके कारण अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है और होलोस्फीयर के बाहर निकालना है तो फॉर्मूला ये होगा। और ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, मतलब आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए तो स्फीयर को हम एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हम सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज मान लेंगे जो सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया होलोस्फीयर के लिए पोटेंशियल का। और इस फॉर्मूले के लिए भी कंडीशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए तभी लगा सकते हैं। अब इसका ग्राफ, अच्छा देखो अब ये y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म है, एग्जांपल के तौर पे 5 ले लो, बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा। ऐसी लाइन खींचनी है जिसका हर पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 5 हो, x से इंडिपेंडेंट हो, तो ये ग्राफ होगा ना। और ये डिस्टेंस 5 के बराबर होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी, तो ये इसका ग्राफ है। अब होलोस्फीयर के अंदर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये स्मॉल r पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो उसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा होलोस्फीयर के अंदर। देखो होलोस्फीयर के लिए अगर ग्राफ बनाएंगे स्मॉल r और पोटेंशियल में, तो ये ग्राफ होगा अंदर की तरफ है ना, यहाँ r बराबर r सरफेस पर है। अब सरफेस के बाहर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो r के रेसिप्रोकल है तो ग्राफ हाइपरबोला, तो ये ग्राफ हाइपरबोला हो जाएगा पहले की तरह, इस तरह का ग्राफ। और सरफेस पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, अंदर सब जगह पोटेंशियल मैक्सिमम है और एक जैसा है, यूनिफॉर्म है। और उसके बाद ये ग्राफ, तो ये होलोस्फीयर के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, होलोस्फीयर के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का होता है।
देखो क्वेश्चन, देयर आर टू कंसेंट्रिक होलो स्फेरिकल शेल। ये दो होलो स्फीयर हैं, दोनों के सेंटर कॉमन है, कंसेंट्रिक का मतलब कॉमन सेंटर। अब इनके कारण हमें पोटेंशियल बताना है कॉमन सेंटर पर। अब देखो, कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या है, इस सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ में दो चार्ज के सिस्टम में, एक अंदर वाला स्फीयर और एक बाहर वाले स्फीयर पे Q2 चार्ज दे रखा है, अंदर वाले पे Q1 दे रखा है। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल दोनों चार्ज के कारण निकालकर ऐड करेंगे वो पोटेंशियल होगा। तो C पॉइंट पर पोटेंशियल Q1 चार्ज के निकाल रहा हूँ। अब Q1 चार्ज जो पहले वाले स्फीयर पर है, ये होलो स्फीयर है, तो C पॉइंट इसके अंदर है ना, तो अंदर वाले पॉइंट पर तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है ना। लेकिन R, अब इसकी रेडियस है कितनी, अंदर वाला स्फीयर जो है उसकी रेडियस a है, तो a आएगा। और बाहर वाले स्फीयर के लिए अगर पोटेंशियल निकालूंगा तो उसका चार्ज अपॉन उसकी रेडियस आएगी, क्योंकि बाहर वाले स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट अंदर है स्फीयर के, तो उसकी रेडियस कितनी है, b, तो वो b उसकी रेडियस आ गई, तो KQ2/b, ये सेंटर का पोटेंशियल हो गया। आई बात समझ में, सेंटर का पोटेंशियल। अब जैसे हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, ये बी पार्ट में जो पॉइंट है वो कहां पर है, ए से कम डिस्टेंस पर है सेंटर से, इस पॉइंट को नाम देता हूं ए, और ए पॉइंट यहां डायग्राम में दिखाता हूं। अब इस ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा तो Q1 चार्ज के कारण निकालूंगा, तो ये Q1 के तो अंदर है ना, तो अंदर है तो इसकी रेडियस से डिवाइड होगा, और ये चार्ज Q2 के भी अंदर है तो उसकी रेडियस से डिवाइड होगा, तो KQ2/b। इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल और ए पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अब हम आते हैं बी पॉइंट पर पोटेंशियल। बी पॉइंट इसको बोल देते हैं और ये पॉइंट यहां कंसीडर कर लेते हैं। अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा तो Q1 चार्ज के लिए अंदर है या बाहर, बी पॉइंट Q1 चार्ज इनर स्फीयर है तो उसको बाहर है ना, और बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए तो सेंटर से इस बी पॉइंट की सीधी डिस्टेंस आएगी, तो क्या डिस्टेंस लिखूंगा, सी से बी तक की डिस्टेंस, ठीक है। और Q2 चार्ज के कारण जब पोटेंशियल निकालेंगे, Q2 के कारण अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, Q2 के लिए तो ये बी पॉइंट अंदर है, तो अंदर है तो इसको रेडियस से डिवाइड होगा, तो रेडियस इसकी क्या है, ये है, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल इसके इक्वल आ गया। अब सी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें, लास्ट पार्ट डी पार्ट। अब देखो डी पार्ट में पोटेंशियल मुझे आउटसाइड में ये एक पॉइंट मान लेते हैं डी, यहां निकालना है पोटेंशियल। अब ये पॉइंट तो दोनों स्फीयर के बाहर है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो स्फीयर के सारे चार्ज को सेंटर पर रखा मान सकते हैं, इस Q1 को भी सेंटर पर रख दूं, Q2 को भी सेंटर पर रख दूं, तो अब इस डी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 Q2 इस डी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। बस ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं होलो स्फीयर के कारण। अब देखो अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि स्फीयर का पोटेंशियल बताओ, ये नहीं कहा जाए कहां बताना है, सेंटर पर, सरफेस पर या सरफेस के बाहर, अंदर, तो डिफॉल्ट वैल्यू में कंसीडर करनी है पोटेंशियल ऑफ स्फीयर मींस पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, उसकी सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हमें अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है, अंदर वाला जो स्फीयर है उसको 1 कह रहा हूं और उसका पोटेंशियल को V1, और ऐसे ही बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है, उसको नाम दे रहा हूं V2। अब V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो
V1 की वैल्यू क्या आएगी k q1 अपॉन a। इस Q1 चार्ज के कारण अगर इसकी सरफेस पर कोई पॉइंट लूंगा तो पोटेंशियल यही होगा ना, और Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालूंगा तो इस अंदर वाले स्फीयर का निकाल रहा हूं यहां, तो ये पॉइंट तो इस बाहर वाले स्फीयर के अंदर है, तो अंदर है तो अंदर वाले फॉर्मूले के लिए तो रेडियस से डिवाइड होगा, तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल ये आ गया, इनर स्फीयर का पोटेंशियल इसके बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। यह बी पॉइंट जो है ये इस स्फीयर की सरफेस पर पॉइंट है और इसकी सरफेस जो है इस बाहर वाले स्फीयर के अंदर है, और अंदर वाले पॉइंट पर फॉर्मूला होता है इनसाइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का kq अपॉन r। जिसका चार्ज लिखा है q2 उसकी रेडियस से डिवाइड करूंगा तो q2 की रेडियस b है, जबकि ये वाला पोटेंशियल जो है सरफेस पर है तो सरफेस पर भी इनसाइड वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे kq अपॉन r। अब इस इनर स्फीयर की रेडियस जिसका चार्ज q1 है इसकी रेडियस a है तो a से डिवाइड हो गया। अब आउटसाइड वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकालें, आउटसाइड वाले स्फीयर का पोटेंशियल v2, तो Q1 चार्ज के लिए तो अब इसकी सरफेस पर यहां कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा, मान लो P, इसका पोटेंशियल निकालना है तो P पॉइंट तो अंदर वाले स्फीयर के बाहर है ना, और बाहर वाले पॉइंट के लिए तो सारे चार्ज को सेंटर पर रखा, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस से डिवाइड करूंगा और वो है b के बराबर, तो Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल में b, ऐसा नहीं कि सर b माइनस a से डिवाइड करो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, हमेशा जो डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आती है वो सेंटर से लिखी जाती है ना। अब Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखूंगा तो Q2 डिवाइडेड बाय b, तो ये सेकंड स्फीयर के कारण का पोटेंशियल आ गया, ये अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल है, ये बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल है। बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है, v1 या v2? अगर चार्जेस पॉजिटिव हैं तो अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो क्या बड़ा होगा, यस v1 इज ग्रेटर देन v2। अब दोनों स्फीयर के पोटेंशियल में डिफरेंस v1 माइनस v2 क्या होगा, बताओ। इस v1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, b वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना, और बच क्या रहा है kq1 अपॉन a माइनस kq2 अपॉन b, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है। अब दोनों स्फीयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये कौन से स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड करता है, इनर और आउटर। इनर पे डिपेंड कर रहा है ना, इसमें q1 आ रहा है q2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज ऑन आउटर स्फीयर। इस आउटर स्फीयर पे चार्ज को अगर बदल दूंगा, इसको चार्ज को चेंज करता हूं ना, तो इस चेंज करने के कारण इस चार्ज के अंदर सब जगह पर पोटेंशियल एक जैसे रूप में बढ़ता घटता है। अगर चार्ज को डबल करूंगा तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल डबल हो जाएगा, जब हर पॉइंट पर डबल हो जाएगा तो उनका डिफरेंस पहले जितना ही बना रहेगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आउटर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। लिख लो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज ऑन आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी डाउट अगर हो तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो मैं कुछ होमवर्क भी देता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हम वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अपनी इन छुट्टियों का अभी प्रॉपर यूटिलाइज करें इस थ्योरी को पढ़कर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रेगुलर क्लासेस की तरह आपको ऐसा लगेगा कि हमारा कुछ जो लॉकडाउन हुआ है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। थैंक यू।